Somebody has to help this country, and if they don't, the country and the world are in big trouble. There is a new billionaire in town. Trump's the name. Donald Trump is a major deal maker. तो कौन है डोनाल्ड ट्रंप? 2017 में पहली बार मैंने उनका नाम सुना, फिर थोड़ी बहुत जानकारी न्यूज से मिली, पता चला वो एक बिजनेसमैन भी हैं। बस इतनी ही जानकारी थी इस वीडियो को बनाने से पहले, पर जब मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च करना स्टार्ट किया और उनके बारे में जानता गया तो मुझे समझ आया कि क्यों ट्रंप को इतना अटेंशन मिलता है और कैसे वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया और क्यों इतने सारे प्रोडक्ट्स पर, जगहों पर उनका नाम लिखा होता है। Pay attention. If I'm losing or lagging, I'd never mention it. That's right. Only when I'm. So this is Akansh Vaishnav और आओ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप कैसे बड़ा हुआ और कैसे वो आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. डोनाल्ड ट्रंप क्वींस न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। उसके 4 और भाई बहन थे जिनमें वो बीच का बच्चा था। उसकी इमिग्रेंट माँ जो स्कॉटलैंड से थी, उनकी कहानी के हिसाब से वो थी जो ट्रंप फैमिली का घर चलाती थी और साथ ही साथ अपने कम्युनिटी के लोगों के लिए एनजीओ जैसे काम करती थी। लेकिन ट्रंप के अकॉर्डिंग उनके पिता का उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव था। Home building is very close to my heart. That's where I grew up. My father. ट्रंप के फादर ने बहुत बड़े बड़े काम किए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने जमकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाया, जिसमें सस्ता घर और अपार्टमेंट बनाने वाली कंपनीज को गवर्नमेंट फंडिंग कर रही थी और फ्रेड ट्रंप ने बहुत मेहनत किया और वो सक्सेसफुल भी रहे। वो ऐसे आदमी थे जो 9 दिन के काम को 7 दिन में ही पूरा करवा लेते थे। उस वक्त डोनाल्ड बड़ा हो रहा था और अपने एरिया का सबसे अमीर बच्चा था, लेकिन फिर भी उनके फादर ने उसे मजबूर किया कि वो न्यूज़पेपर बांटने के काम पर जाए, जिससे वो कड़ी मेहनत करना सीख पाए। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि जिस दिन बारिश होती थी उस दिन फ्रेड ट्रंप खुद डोनाल्ड को अपने साथ अपनी कैडिलक कार में न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने ले जाते थे, क्योंकि वो उसे हार्ड वर्क तो सिखाना चाहते थे, लेकिन वो थे तो एक फादर ही जो अपने बच्चे को बारिश में भीगता नहीं देख सकते थे। जिसके बाद फ्रेड डोनाल्ड को स्कूल के बाद अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाते थे, जिससे वो सारे कामों को बचपन से ही सीख सके। वो अपने बेटे को हर चीज में आगे देखना चाहते थे। वो चाहते थे डोनाल्ड जो भी करे उसमें जीते, वो एक विनर बने। वो उसे बार बार कहते थे कि वो उसे एक राजा बनाना चाहते हैं और उसी के लिए वो उसे ट्रेन कर रहे हैं। फ्रेड अपने बेटे डोनाल्ड के प्रति काफी सख्त थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा होकर एक विनर बने। वैसे डोनाल्ड अपने बचपन में कुछ ऐसा ही था। वो अपने स्कूल का एक बहुत अग्रेसिव बच्चा था। उनके स्कूल का एक म्यूजिक टीचर, जिनका 2015 में डेथ हो गया, उन्होंने एक बार कहा था कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। डोनाल्ड उसमें से एक था। डोनाल्ड ने उनके फेस पर एक मुक्का भी मारा था, तो आप समझ ही सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप बचपन में कैसा था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बुक पर लिखा है कि उसे उत्पात मचाने में मजा आता था, उसे लोगों को उकसाने में, उन्हें टेस्ट करने में मजा आता था। और ये सारी बातें उनके बुक्स पर लिखी हैं, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। It was the choice of going to NYMA, New York Military Academy. I loved it. It was terrific training. It was tough, but it was good. फ्रेड ट्रंप, डोनाल्ड के फादर, कड़ी मेहनत और अनुशासन से रहने वाले आदमी थे, जैसे हमने पहले भी जाना। इसलिए उन्होंने ट्रंप को मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जब वो सिर्फ 13 साल का था। और वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने असल में जीना सीखा, जीतना सीखा और बड़ा हुआ। And it was really one of my great decisions in life. वो एकेडमी एक ऐसी जगह थी जहां ढीठ से ढीठ लोगों का इलाज हो जाता था, जहां दिन भर स्टूडेंट्स के शरीर को थका दिया जाता। वहां सही काम नहीं करने पर डांट नहीं, गालियां पड़ती थी, वो भी गंदी गालियां, और अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन भी मिलता था। जहां डोनाल्ड ने लगभग सब कुछ सीखा, अनुशासन सीखा, और वही वो जगह थी जहां डोनाल्ड अपने आने वाले जिंदगी के लिए तैयार हो रहा था। उसे अपने फादर की बात याद थी कि उसे जीतना है, उसे विनर बनना है, उसे एक किंग बनना है। एकेडमी में आके उसका कॉम्पिटिटिव नेचर जाग उठा और जल्दी उसे अच्छे ग्रेड मिलने लगे। कई चीजों के लिए उसे मेडल मिलने लगे, जैसे चमकदार पॉलिश्ड शू, साफ सुथरे बिस्तर, डिसिप्लिन और कई चीजों के लिए। और फिर डोनाल्ड घूमते फिरते अपने दोस्तों से कहते रहता कि देखना एक दिन मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा। और इन सब के साथ साथ डोनाल्ड को आदत लग चुकी थी हमेशा आगे रहने की, जीतने की, सब पर हावी होने की, सबको ये बताने की कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं आगे हूँ। I was captain of the baseball team. I was supposed to be a professional baseball player. Fortunately, I decided to go into real estate instead. ट्रंप बेसबॉल का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा। उनके बेसबॉल कोच ने एक बार कहा था कि डोनाल्ड को किसी भी कीमत पर नंबर 1 रहना था। वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकता था और वो चाहता था कि सभी लोगों को पता चले कि वो फर्स्ट है।
तो डोनाल्ड अपने स्कूल यानी मिलिट्री एकेडमी में सबसे आगे था और आगे बढ़ते बढ़ते वो सारे कैडेट का कैप्टन भी बन गया और फिर गर्मियों की छुट्टियों में वापस अपने घर क्वींस आ जाता और गर्मियों की छुट्टियों में वो डेली अपने फादर के साथ काम पर जाता, काम कैसे होता है ये सीखता, ग्राउंड लेवल के काम को समझता। एकेडमी और घर का बिजनेस, इन दोनों जगह के अनुभव उसके बहुत काम के थे। ये न्यू थी उसके आने वाले भविष्य की और वो जो आगे करने वाला था। फिर डोनाल्ड की लाइफ ऐसे ही आगे बढ़ते रहती है और वो कॉलेज पहुंच जाता है। I went to an Ivy League school. I'm very highly educated. I know words. I had the best word. डोनाल्ड कॉलेज में एडमिशन ले तो लेता है, लेकिन उस वक्त तक उसे ये ही नहीं पता था कि उसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, उसे अपने लाइफ में आखिर करना क्या है। उसके मन में ये चल रहा था कि वो LA फिल्म स्कूल जाए और एक फिल्म निर्माता बने। My other fantasy as I got older was to do movies. I wanted to be a movie. और आगे चलकर डोनाल्ड ने अपने इस शौक को पूरा करने के लिए कई सीरीज और सीरियल्स में रोल भी किए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कॉलेज पर। तो उस वक्त उसने अपने फादर के साथ काम करने का फैसला कर लिया और वो इकोनॉमिक्स और बिजनेस की पढ़ाई करता है। वो दौर था 70s का, जब अमेरिका और वियतनाम के बीच वॉर चल रहा था। यंग लड़कों को आर्मी में भरा जा रहा था, पर ट्रंप के पास स्कूल का बहाना था। लेकिन वो साल ट्रंप के स्कूल का आखिरी साल था, जिसके बाद उसे वॉर के लिए जाना था, क्योंकि 12th के बाद लड़कों को आर्मी में डाला जा रहा था और कायदे से उसे अब आर्मी में जाना था। लेकिन उसे फिर से एक बहाना मिल गया, उसके हील में प्रॉब्लम होने की वजह से। लेकिन इसके पीछे भी कई कंट्रोवर्सीज हैं। जैसे जिन डॉक्टर्स ने डोनाल्ड की रिपोर्ट लिखी थी, वो दोनों डॉक्टर्स एक ऐसे बिल्डिंग में रहते और काम करते थे जो फ्रेड ट्रंप का था, मतलब डोनाल्ड के फादर का। यहाँ पर दो बातें हैं कि क्या सच में डोनाल्ड के पैरों में दिक्कत थी या ये दोनों डॉक्टर डोनाल्ड के फादर की मदद कर रहे थे, जिससे उनका बेटा वॉर में भेजा ना जा सके। और हुआ कुछ ऐसा ही, वो वॉर में नहीं गया, उल्टा वो अपने फादर के बहुत ज्यादा बढ़ते बिजनेस में लग गया। उनकी कंपनी ऐसे बिल्डिंग्स बना रही थी जो गरीब या मिडिल क्लास लोग ले सकें, क्वींस और ब्रुकलिन जैसे एरिया में। And now, as promised, the man who lives in his own golden tower in New York City and owns the gleaming casinos and hotels which are on top of them. We could only be talking about Donald Trump. जिसके बाद डोनाल्ड पूरी तरह से अपने फादर के बिजनेस में घुस जाता है और पूरे काम को अच्छे से समझने लगता है। I started off making little deals in Brooklyn and Queens with my father, and they seemed to work out. डोनाल्ड इतना कुछ कर रहा था, वो भी अपने 20s में ही, लेकिन वो एक बहुत बड़े मुसीबत की तरफ बढ़ रहा था जो उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलने वाला था। वो दौर था 70s का, जिस समय अमेरिका का सिविल राइट एक्ट पास हुआ था, जिस एक्ट के मुताबिक आप अमेरिका में लोगों को उनके कलर, जाति या किसी के रूप को लेकर कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते थे। अगर ऐसा कोई करता तो उस एक्ट के पास होने के बाद ऐसा करना इलीगल था। इस एक्ट को लागू करने के लिए अमेरिका की सरकार ने इस पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को लगाया, जिसे हम शॉर्ट में आगे अब DOJ कहेंगे। तो गवर्नमेंट ने DOJ को लगाया और DOJ ने अपने अंडरकवर एजेंट्स को अलग अलग बिल्डिंग्स में, ऑफिसेज में भेजे, जिससे पता लग सके कि कोई लैंडलॉर्ड अपने बिल्डिंग या घर को किराए पर देने के समय कोई जातिवाद या रंग रूप का भेदभाव तो नहीं कर रहा है। तो वो एजेंट्स रोज अलग अलग एरिया में जाते थे और एक दिन एक काला एजेंट ट्रंप अपार्टमेंट की जांच करने गया। वहां जाकर वो एक फ्लैट को रेंट पर लेने की बात करने लगा, लेकिन उसे मना कर दिया गया। फिर ट्रंप के बाकी अपार्टमेंट्स को भी चेक किया गया और पाया गया सभी जगह एक ही पैटर्न, जहां काले और स्पेनिश लोगों को मना कर दिया जाता था। और वहीं जब उन्हीं बिल्डिंग्स में गोरे एजेंट्स को भेजा गया तो उनके पास फ्लैट्स ही फ्लैट्स थे। फिर DOJ ने उनके एक एक बिल्डिंग को चेक करवाया और सभी जगह पाया एक सिस्टमैटिक भेदभाव का कल्चर। फिर 1973 में डोनाल्ड और उनके फादर को एक मुकदमे का नोटिस मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फ्रेड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप मैनेजमेंट इंक के ऊपर DOJ के तरफ से ये मुकदमा होता है, जो था लोगों के साथ भेदभाव करने पर उनके कलर या नस्ल के आधार पर। तो DOJ ने पाया कि ट्रंप के कुछ मैनेजर्स ने कुछ एप्लीकेशन पर C लिखा था। C का मतलब था एप्लीकेशन देने वाले का कलर, जिससे ऊपर के मैनेजर्स और मालिक को समझ आ सके कि क्यों इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया गया है। जिसके बाद ट्रंप बिल्डिंग के एक डोरमैन ने गवाही दी, जिसने कहा कि उसे कहा गया था कि काले लोगों को रेंट दुगना बताना है। और जब ट्रंप कंपनी के लोगों से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था कि जो हमारे मालिक ने हमसे करने कहा, हमने सिर्फ वही किया। हमें काले लोगों को घर किराए पर देने की इजाजत नहीं थी। DOJ ने पाया कि ये उनके हर कंपनी में हर जगह थी। लगभग 14,000 यूनिट्स में ऐसा चल रहा था। आवासीय मामलों में उस समय अमेरिका में चल रहे बड़े मुकदमों में से ये एक था और ये एक बहुत बड़ा मुकदमा था। जब ये मुकदमा हुआ उसके अगले दिन ये न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर था, जिसमें लिखा था मेजर लैंडलॉर्ड एक्यूज्ड ऑफ एंटी ब्लैक बेज इन सिटी। इन सब से 27 साल के डोनाल्ड ट्रंप
बहुत गुस्से में थे। पर डोनाल्ड अपनी गलती मानने या उनसे समझौता करने की बजाय उनसे मुकदमा लड़ने को तैयार हो गए। और ये बात डोनाल्ड के बचपन की याद दिलाता है कि वो कभी हार नहीं मानता है, उसे हमेशा जीतना है, उसे हमेशा लड़ना है, चाहे सामने कुछ भी हो या कोई भी हो। और इस बात को आप नोट करके रखो, डोनाल्ड के जीतने की आदत, उस जीत के लिए मरते दम तक लड़ने की आदत, ये हमें पूरी कहानी में डोनाल्ड के साथ देखने को मिलेगी। ट्रंप ने उस मुकदमे के जवाब में उल्टा डीओजे पर $100 मिलियन का केस कर दिया। ट्रंप फैमिली और ट्रंप कंपनी के नाम पर झूठी जानकारी देने और उनका नाम खराब करने के लिए। I think people see me as a fighter. I think people have always seen me as a fighter. They know that I don't take a lot of crap from people. जज ने उस काउंटर केस को डिसमिस कर दिया, ये बेतुका कहते हुए। पर भी ट्रंप ने लड़ाई जारी रखी, क्योंकि उनका कहना था कि अगर आप एक बार झुक गए या एक बार पीछे हट गए तो आपकी इमेज एक हारे हुए इंसान की बन जाती है। तो डोनाल्ड सालों तक लड़ता रहा, इसके बावजूद कि उसके खिलाफ सारे गवाह, सारे सबूत थे। लेकिन कुछ सालों बाद आखिरकार डोनाल्ड को झुकना पड़ा, लेकिन उसमें भी उसने समझौते किए कि वो माफी नहीं मांगेगा, जिसे माना गया। और डीओजे की तरफ से ये प्रस्ताव था कि अब से उनके बिल्डिंग में किसी भी प्रकार का किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी देश के हो और किसी भी कलर के हो। और उन्हें न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देना होगा जिसमें लिखा होगा कि ट्रंप वेलकम करते हैं खासकर काले लोगों का जो उनके बिल्डिंग में कोई घर या फ्लैट रेंट पर चाहते हो। We settled the suit with no admission of guilt. It was very easy to do. वेल, डोनाल्ड के लिए ये एक प्राइड मोमेंट था, क्योंकि उसे माफी नहीं मांगनी पड़ी। वो भले जीता नहीं, लेकिन अगर देखें तो वो कहीं हारा भी नहीं। आपको ट्रंप के बचपन की आदतें याद हैं? अंतिम सांस तक लड़ना, चाहे जो हो जाए। अभी कुछ ऐसा ही हुआ, वो लड़ता रहा जब तक उसके मन मुताबिक काम नहीं हो गया। लेकिन इस मुकदमे के बाद ट्रंप को ये बिजनेस मॉडल अच्छा नहीं लगा। कम पैसा कमाने वाले लोग और मिडिल क्लास के लोगों के लिए घर बनाना, उन्हें किराए पर देना काफी मुसीबतों भरा काम था, जिससे उसे उसके बिजनेस में काफी परेशानी हो रही थी। और जैसा कि हमने शुरू में ही जाना था कि वो एक रईस घर का बच्चा था जो पूरे ऐशो आराम के साथ बड़ा हुआ है, जिनका बहुत रेपुटेशन था, बहुत कनेक्शन था। उसे मान सम्मान और लग्जरी की आदत थी, सबसे अटेंशन मिलना उसे अच्छा लगता था और उसे ऐसा कुछ अभी फिलहाल तो नहीं मिल पा रहा था। तो अपने अर्ली 30s में आते तक उसने अपना ध्यान नदी के उस तरफ, मतलब मैनहट्टन की तरफ लगाया, जहाँ के लोग अमीर थे। न्यूयॉर्क का एक अच्छा शहर जहाँ की लाइफस्टाइल अलग ही थी, जहाँ उसे सब मिलता, सम्मान, पैसा, अटेंशन। न्यूयॉर्क का एक बड़ा शहर मैनहट्टन। और उसे ज्यादा समय नहीं लगा उन सब से, पूरे शहर से ऊपर जाने में। Never seen anything to the extent that I have in New York. It now, from a real estate standpoint, has probably become the hottest city in the world. People are flocking here by droves. तो लोग मैनहट्टन में आ रहे थे, पर इतना ज्यादा नहीं जितना ट्रंप अभी बता रहे थे। असल में जब ट्रंप मैनहट्टन पहुंचा तो वो शहर नीचे की तरफ जा रहा था। शहर के कुछ हिस्से पूरी तरह से खाली हो चुके थे। वो शहर बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा हुआ करता था। वहाँ का नजारा अब बिल्कुल उल्टा था। पर डोनाल्ड वहाँ एक बड़े विजन के साथ आए थे। वो उस शहर को वापस से बेहतरीन बनाना चाहते थे। वहीं दूसरे बिजनेसमैन और इन्वेस्टर उस शहर की तरफ देख भी नहीं रहे थे। न्यूयॉर्क टाइम के इस पेज को देखते हैं जिसमें ट्रंप के ऊपर लिखा गया है, ही इज टॉल, लीन एंड ब्लॉन्ड विद dazzling white teeth, मिस्टर ट्रंप अ glib non-stop talker। एक कोड भी लिखा था कि न्यूयॉर्क इज आइदर गोइंग टू गेट मच बेटर और मच वर्स। मिस्टर ट्रंप के मुताबिक मच बेटर, जो कि एक अच्छी भविष्यवाणी थी। अगले कुछ दशक में ट्रंप ने अपने फादर के कनेक्शन, पैसे और रेपुटेशन का यूज किया मैनहट्टन में खाली खंडर पड़े बिल्डिंग्स को खरीदने के लिए, और खरीद कर उन्हें अच्छे से रिनोवेट करना स्टार्ट कर दिया। इन बिल्डिंग्स में ये भी एक बिल्डिंग थी जिसे उसने अपना सिग्नेचर प्रोजेक्ट ट्रंप टावर बनवाया। शहर के बीचों बीच एक 68 मंजिला इमारत, जिसे उस शहर के लोगों ने खूब पसंद किया। वो बिल्डिंग सच में बहुत अच्छी बनी थी। वो उस किस्म की पहली बिल्डिंग थी उस शहर में। लेकिन उन सब लोगों से ज्यादा वो बिल्डिंग खुद डोनाल्ड ट्रंप को पसंद आई, क्योंकि वो फिर से जीत रहा था उस बिल्डिंग के बदौलत। और ये सब बहुत ही कम समय में हो गया। वो उस बिल्डिंग को एक टेम्पल की तरह देखता था। उसे ऐसा बनाया जहां देखा जा सकता था उनके लग्जरी चॉइसेस को। डोनाल्ड ने अपने रुतबे के मुताबिक उस बिल्डिंग में चीजें लगवाई। पूरी बिल्डिंग ही ऐसी बनाई गई थी जिससे ट्रंप को अटेंशन मिली। वो लोगों के नजरों में आ गए। संगमरमर, गोल्ड, उस बिल्डिंग के कॉलम्स, अंदर ही झरने, महोगनी लकड़ी का काम, बड़े झूमर, और ट्रंप और उनकी फैमिली के लिए ऊपर के 3 मंजिलों में पेंट हाउस, जिसे देखते साथ आपको लगे कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। वो बहुत ज्यादा सुंदर था। पर ट्रंप के लिए जीतना ही सब कुछ नहीं था। उसके लिए ये भी मायने रखता था कि सभी लोगों को पता चले कि वो जीत रहा है।
जिसके लिए वो खुद की एक स्टोरी बनाता है और कहानी बिल्कुल ऐसी नहीं हो सकती थी जैसे वो एक रईस बाप के साथ बड़ा हुआ हो, जिनसे उसे पैसे, रेपुटेशन और कनेक्शन मिले, जिनके हेल्प से वो ये सब कर पाया, या उसने जो भी डील्स किए, बिजनेस किए, वो अपने फादर के पहचान के दम पर किए, बड़े कनेक्शंस की वजह से उसे हेल्प मिली। वैसे उसने जमकर इन सारी चीजों का फायदा उठाया, ऊंचे कनेक्शंस की मदद से अपने टैक्स में भारी छूट लिए, बहुत झूठ बोले, जैसे बैंक से उसने पूरी तरह झूठ बोला उनसे फंडिंग लेने के लिए। और ये सभी बातें अभी कुछ सालों पहले ही पता चली जब कोर्ट केस पर फैसले आ गए, पर उस समय उनके स्टोरी के हिसाब से ट्रम्प एक स्मार्ट, हार्डवर्किंग आदमी था। और अगर मैं सच कहूँ तो ट्रम्प सच में ही ऐसा था, वो एक बहुत हार्डवर्किंग और मेहनती आदमी था, चाहे रास्ता जैसा भी हो। तो अब ट्रम्प की मास्टर स्टोरी टेलिंग की शुरुआत होती है, जिसमें वो दिखाता है कानून से लड़के उसे बदलने की अपनी ताकत और कैसे क्वींस से मैनहट्टन आकर नया बिजनेस स्टार्ट करने और सक्सेस की कहानी, एक ऐसी कहानी जो पानी की तरह लोगों के शरीर और दिमाग के अंदर चले जाए बिना अटके। ट्रम्प के बुक में उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लोगों के फैंटेसीज का फायदा उठाया, उनसे खेला, क्योंकि लोग हमेशा खुद को बड़ा नहीं बना पाते हैं, लेकिन फेमस और बड़े लोगों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, बड़े लोगों के बारे में जानना चाहते हैं। इसलिए बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने में दिक्कत ही क्या है, लोग मान लेते हैं कि आप महान हो, आप सबसे शानदार हो। और मुझे लगता है कि ये सही भी है, हम सब किसी न किसी पावरफुल, सक्सेसफुल इंसान के लिए अट्रैक्ट जरूर होते हैं। तो अब ट्रम्प अपनी फैंटेसी इमेज को फैलाना स्टार्ट कर देता है, जिसमें वो बहुत ज्यादा रिच है, जो कोई फालतू की बातें नहीं करता है। वो दिन प्रतिदिन खुद को कैमरे में प्रेजेंट करता और उसमें अच्छा होते चला गया और लोगों को वही कहानियां सुनाई जो लोग सुनना चाहते थे। I'm a rather, and you will be surprised, but I can be a rather humble person if I want to be. I like to be non-controversial. Have you folks noticed that? फिर 1980 के दशक के बीच में ट्रम्प टावर और उसकी फैंटेसी स्टोरी ने उसे बहुत फेमस बना दिया, जिससे उसे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म मिले जहां वो अपनी स्टोरी को और लोगों तक, सारी दुनिया तक पहुंचा सके। उस कहानी में नई नई चीजें भी ऐड होनी शुरू हो गई, जैसे एक रिच पार्टी एनिमल जो हमेशा घिरा रहता है खूबसूरत औरतों और फेमस लोगों से। और इन सारी कहानियों को और आग लगा दिया उस टाइम के न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ने। डोनाल्ड द न्यूयॉर्क मैगजीन के फ्रंट पेज पर 87 बार आए 15 साल के टाइम ड्यूरेशन में। और ये सब कुछ ऐसे ही लोग खुद से मैगजीन्स पर लाते गए, ऐसा नहीं था। इन सब के पीछे ट्रम्प की ही एक स्ट्रैटेजी थी। डोनाल्ड बहुत पहले ही समझ गया था कि मीडिया को अपनी तरफ कैसे लाना है और कैसे अपने पिछले किस्सों को लोगों के दिमाग से निकालना है। जैसे मीडिया ने उनके और उनके फादर और कंपनी के खिलाफ बहुत कुछ भला बुरा लिखा था उस रंग भेदभाव वाले मुकदमे के समय पर, और डोनाल्ड जानता था कि इन सभी बातों को लोगों के दिमाग से निकाला जा सकता है अगर आप लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दो अपने अट्रैक्टिव, ग्लैमरस लाइफस्टाइल के थ्रू। ट्रम्प ने सभी को अपनी फैंटेसी स्टोरी खिलाई क्योंकि लोग वही चाहते थे, और उस भीड़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए मैगजीन्स ट्रम्प का एक बड़ा हथियार था। मैगजीन्स और न्यूज़पेपर का यूज करके ट्रम्प और भी ज्यादा सीखते जा रहे थे कि कैसे मीडिया और ह्यूमन साइकोलॉजी का यूज करके लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है। और देखते ही देखते वो उसमें एक्सपर्ट बन गया। उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए था, चाहे वो अच्छी चीज करके हो या बुरी। Reputation of Donald Trump, the man who dates a different woman every year. वो अलग अलग रास्ते ढूंढने लगे न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आने के लिए। जब उनकी पहली वाइफ इवाना ट्रम्प के साथ मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उस समय उनके 3 बच्चे थे। उस समय सभी मैगजीन्स इस पर खबर बना रहे थे। उस समय उन दोनों ने अलग अलग पत्रकारों से रिश्ते बनाए और उन्हें वो बातें बताई, वो इन्फॉर्मेशन दी जो वो चाहते थे कि ये लोगों तक पहुंचे। ट्रम्प का उस समय एक एक्ट्रेस मार्ला मपल से अफेयर चल रहा था, जो बाद में उनकी सेकंड वाइफ बनी और उनके चौथे बच्चे की माँ। तो ये अफेयर और पुरानी वाइफ से चल रहे झगड़े लोगों को बहुत पसंद आ रही थी। लोगों को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, हर जगह यही खबरें चल रही थी। और इसे छुपाने की जगह ट्रम्प इस आग में और घी डाल रहे थे, क्योंकि उन्हें अटेंशन मिल रही थी। और इन सब के बीच ट्रम्प समझ चुके थे कि मीडिया और प्रेस उनके लिए अच्छी है, वो उनके काम की है। डोनाल्ड इसके बाद खुद के बारे में रूमर्स फैलाने लगे, जर्नलिस्ट को कॉल करना और उन्हें खुद के बारे में जानकारी देना, लेकिन अपनी नाम और पहचान बदलकर, जैसे जॉन मिलर और जॉन बैरन। हाँ, ये सच है, डोनाल्ड ऐसा करते थे, अपना नाम बदलकर लोगों को अपनी ही जानकारी देते थे जिससे उन्हें फायदा हो सके। जैसे 1984 में उन्होंने फोर्ब्स के एक रिपोर्टर को कॉल किया, जो उस समय अमेरिका के 400 सबसे ज्यादा अमीर लोगों की लिस्ट बना रहा था। Okay, what's your first name, John Barron. क्या आपको ये आवाज डोनाल्ड जैसी लगी, जो जॉन बैरन होने का नाटक कर रहे थे? तो आगे कॉल पर उन्होंने कहा कि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन के, और कहा कि वो जानते हैं कि डोनाल्ड अपनी फैमिली बिजनेस के कितने % के मालिक हैं और वो कितने अमीर हैं।
Okay, and when you say, in excess of 90% of the ownership of the... I'd say in excess of 90. In fact, well, it's really closer to even the ultimate, but it's in excess of 90%, yes. वेल ये झूठ था। डोनाल्ड ट्रंप अपने फादर के बिजनेस का 90% ओन नहीं करते थे, लेकिन ये झूठ काम कर गया और फोर्ब्स के लिस्ट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम आ गया। फोर्ब्स के लिस्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के पास $100 मिलियन थे, जबकि सच तो ये है कि डोनाल्ड के पास सिर्फ $5 मिलियन थे। और मैं ये सारी बात अपने से नहीं कह रहा हूँ। ट्रंप ने खुद कोर्ट में माना था कि उसने नाम बदलकर कई बिजनेस डील्स और खुद को फायदे पहुंचाने के लिए कॉल किए हैं। उन्होंने जॉन बैरन जैसे नाम का यूज भी किया था। और जैसा कि उनके बेसबॉल कोच ने कहा था कि ट्रंप जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अभी डोनाल्ड की जीत का मतलब था कि लोग सोचें कि वो बहुत ज्यादा अमीर हैं, वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उनके बैंक अकाउंट में $100 मिलियन हैं, जबकि असल में उनके पास सिर्फ $5 मिलियन थे। तो ट्रंप के लिए सच्चाई मैटर नहीं करती थी, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे ये मायने रखती थी। उसने वही किया, वही लोगों को दिखाया जो लोग देखना चाहते थे, और उसने एक ऐसी इमेज बनाई जो लोगों के मन में, दिल में बस जाए। वेल, अब तक हमने जाना कि डोनाल्ड का बचपन कैसा था, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे रियल एस्टेट बिजनेस में वो सक्सेस हुए। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसके बाद उन्होंने कुछ अलग ही करना स्टार्ट कर दिया, और ये इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये डोनाल्ड की लाइफ का सबसे जबरदस्त हिस्सा है। There is a new billionaire in town. Trump's the name. Donald Trump is a major deal maker. 80 और 90 के दशकों में ट्रंप का नाम हर चीज में आने लग गया था। ट्रंप मैगजीन, रियल एस्टेट, लग्जरी लिविंग और एक एयरलाइन कंपनी भी। प्लेन्स जिसमें लेदर सीट्स, नकली संगमरमर, गोल्ड प्लेटेड सिंक्स लगे हुए थे। वो एयरलाइन देखते ही देखते कुछ ही सालों में फेल हो गई। लेकिन आप डोनाल्ड की आदत को जानते हैं, वो कभी हार स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस था। जिसके बाद उन्होंने एक बोर्ड गेम भी लॉन्च किया। न्यू जर्सी में कुछ कसिनोज भी स्टार्ट किए जो बहुत ही शानदार थे, जिससे अटलांटिक सिटी फिर से जिंदा हो गई। ये कसिनोज बहुत ज्यादा लग्जरी थे, ट्रंप टावर की ही तरह। जिसके बाद उन्होंने एक अमेरिकन फुटबॉल लीग को स्टार्ट करवाया, अमेरिका के NFL नेशनल फुटबॉल लीग के कॉम्पिटिशन में। और हंसना मत, लेकिन वो भी फेल हो गया। जिसके बाद उन्होंने एक वोडका ब्रांड लॉन्च किया, जो बड़े कमाल की बात थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पीते नहीं थे, ना कभी पिया है। उस वोडका के बोतल पर लिखा था द वर्ल्ड फाइनेस्ट सुपर प्रीमियम वोडका। जैसे डोनाल्ड की हर चीज होती है द बेस्ट। लेकिन ये बिजनेस भी फेल हो गया। और उसके बाद ब्यूटी पेजेंट्स, जिससे ट्रंप को बहुत फेम मिलता रहा। वो हमेशा सुंदर औरतों से घिरे रहते थे। उन्होंने कुछ बड़े ब्यूटी पेजेंट्स को खरीद लिया, और उसी बीच 26 लड़कियों ने उन पर सेक्सुअल अब्यूज का केस किया, पर कोई सबूत और कोई गवाही नहीं थी, जिस वजह से उन सभी के साथ सेटलमेंट कर लिया गया और उन सभी को शांत करा दिया गया। पर उनमें से एक केस ऐसा था जिसमें ट्रंप को गिल्टी पाया गया, पर डोनाल्ड ने उन सारे बातों को मानने से इनकार कर दिया, तब तक जब तक उनकी ये ऑडियो बाहर नहीं आई थी। I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the. पर इन सब से ट्रंप के ऊपर बढ़ते जाने में कोई रुकावट नहीं आई। वो एक ऐसे आदमी बन चुके थे जो आम लोगों के लिए फेम और सक्सेस का आइकन थे, और वो आगे भी हर जगह अपना नाम बनाना चाहते थे। Napoleon, Alexander the Great, Donald Trump. We're all cut from the same cloth, and that cloth is very, very large. It's not too big, is it? No. Why do New Yorkers have such big mouths? Go big or go home. फिर वो एक प्लेबॉय मैगजीन के कवर में आए। उन्होंने रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग कोर्स की शुरुआत की, और उसे वो यूनिवर्सिटी कहते थे। ट्रैवल और टूरिज्म का वेबसाइट लॉन्च किया, एक मॉर्गेज कंपनी और एक होम एंड फर्निशिंग ब्रांड भी। Finally, the same luxury and comfort I demand in my hotels. आदमियों के कपड़ों की ब्रांड ट्रंप वाइन्स, और उसके बाद एक स्टेक ब्रांड, और उसके बाद न जाने हमें ऐसे कितने ब्रांड्स मिल जाएंगे जिन पर लिखा होगा ट्रंप। जैसे ये पानी की बोतल और ये यूरिन टेस्ट करने की मशीन। वेल, ट्रंप एक ऐसे आदमी बन चुके थे जो किसी भी चीज पर अपना नाम लिख सकते थे। वो एक सिंबल बन चुके थे। पर अब अगर मैं आपको बताऊं कि वो इन सारे ब्रांड्स को ओन ही नहीं करते थे, वो बस अपने नाम को यूज करने का लाइसेंस दे रहे थे उन कंपनीज के मालिकों को, जिससे उनके बिल्डिंग या ब्रांड में लोगों को तुरंत से भरोसा हो जाए। ट्रंप का नाम उनका सबसे बड़ा एसेट बन चुका था, खासकर अमेरिकन मिडिल क्लास लोगों के लिए। भले ही ट्रंप बहुत अमीर फैमिली से थे, लेकिन उन्होंने खुद को एक आम नागरिक जैसा दिखाया। उनकी बोलचाल में एक सीधा साधा अंदाज था।
था और उनके पास वो सब कुछ था जो एक आम अमेरिकन अपने सपने में देखता है, पैसा, औरतें, ऐशो आराम। उन्होंने खुद को एक मेहनत करके सक्सेस पाने वाला इंसान बताया जो हम जैसे आम इंसान भी हासिल कर सकते हैं। हम आज जानते हैं कि सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर्स अपने नाम का यूज करके दूसरे के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, पर 1980 के दशक में ऐसा नहीं था। तब लोग सोचते थे कि ट्रंप सच में इन सारे प्रोडक्ट्स और बिजनेस के मालिक हैं। उनका एक बड़ा विशाल बिजनेस एम्पायर है। ट्रंप ने अपना नाम लीज पे दे दिया, प्रोडक्ट्स को बनवाया बिना एक भी पैसा लगाए, और जब ये बिजनेस फेल हो जाते तो ट्रंप वहां से साइड हो जाते बिना एक भी पैसा गवाए। वैसे ये कोई इलीगल और अनैतिक बात नहीं थी, ये था तो सिर्फ एक समझदारी भरा स्ट्रैटेजी। असल में ट्रंप रियल बिजनेस में उतने अच्छे नहीं थे जितने अच्छे वो सेल्समैन थे, जितने अच्छे वो एक पिक्चर थे। खुद को और अपनी इमेज को बेचने में वो बहुत माहिर थे। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रंप का फैंटेसी बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था, पर 2000 के दशक की शुरुआत में उनके सारे ब्रांड्स, कंपनीज नीचे की तरफ जाने लगे। सबकी हालत खराब हो रही थी। उनके कई कैसीनोज, बैंक करप्ट हो चुके थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके दिन शायद खत्म हो रहे थे। लेकिन ये सब 2004 में बदल गया जब उन्होंने फिर से अपनी इमेज को अलग तरीके से बनाना स्टार्ट किया, और इस बार एक रियलिटी टीवी शो के जरिए। New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know. My name is Donald Trump and I'm the largest developer in New York. और ये एक कमाल का आइडिया बना ट्रंप के लिए। इस शो में ट्रंप को एक बड़े बॉस के रूप में दिखाया गया जो अपने विशाल बिजनेस एम्पायर में नजर रखता है। उस शो में कई लोग होते थे जो जॉब पाने के लिए, ट्रंप को खुश करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते थे। उस समय अमेरिका के लाखों लोगों ने इसे देखा और ट्रंप की इमेज को एक नई पहचान मिल गई, और ट्रंप अब पहले से भी ज्यादा फेमस हो चुके थे। ये शो अमेरिका के हर घर में ट्रंप का नाम पहुंचाने में मददगार साबित हुई। लोग उन्हें असल जिंदगी में भी तेज तर्रार और एक शक्तिशाली बिजनेसमैन के रूप में देखने और जानने लगे। ट्रंप जो शुरू से खुद को कैमरे पर, न्यूज़पेपर पर, किसी भी स्टेज पर पेश करने में माहिर थे, और इस शो ने ना बस उनके इमेज को बल्कि उनके ब्रांड्स और बिजनेसेस को भी मजबूत बना दिया। इस शो का नाम था द अप्रेंटिस, जिसके 14 सीजन्स आए और सारे सीजन्स को लोगों ने देखा और बहुत पसंद भी किया। और यही वो शो था जिसके बाद ट्रंप की इमेज कुछ ऐसी बन गई कि वो प्रेसिडेंट की रेस के लिए दौड़ पड़े। So, ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. You've said, though, that if you did run for president, you believe you'd win. Well, I don't know. I think I'd win. I tell you what, I wouldn't go in to lose. I've never gone in to lose in my life. Donald Trump, the multi-millionaire real estate developer, is sounding more like a politician these days. ट्रंप पहले भी कई बार राजनीति में आने का इशारा कर चुके थे। जैसे 2000 के दशक में जब वो शो कर रहे थे, तब उन्होंने पॉलिटिक्स में धीरे धीरे अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। वो कई मुद्दों पर बात करने लग जाते थे, और 2008 में जब उन्होंने सवाल उठाया कि प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार बराक ओबामा असल में अमेरिकन नागरिक है भी या नहीं, ये एक खुली टिप्पणी थी जिसमें रंग भेदभाव साफ नजर आ रहा था, जिसे कई अमेरिकन लोगों ने नापसंद किया। और उसी दौरान उनके शो की रेटिंग्स भी तेजी से नीचे गिरने लगी और उनके सारे ब्रांड और बिजनेसेस भी नीचे की तरफ जाने लगे। और एक बार फिर अब ऐसा लगने लगा जैसे ट्रंप का नाम अब खत्म ही होने वाला है। पर हम ट्रंप को बचपन से जानते हैं, उसने कभी हार मानना सीखा नहीं। अपनी नाम और पहचान को बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ट्रंप को अपना नाम बनाए रखना अच्छे से आता है। तो 2015 में वो एक एक्सीलेटर से नीचे उतरे और खुद को सुर्खियों में डाल दिया। वो इस काम में माहिर थे, और जब उनसे बाद में पूछा गया कि वो क्यों प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं इस तरह से देखता हूँ कि मेरे इतने सारे अमीर दोस्त हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता है कि वो कौन है। तुम्हें अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो तुम किसी और के मोहरे बनकर रह जाओगे। जिसके बाद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, जोश और अपने तरीकों को यूज किया, जिससे वो लोगों के मन में अपने लिए फिर से प्यार जगा सके और उनको दूसरों के खिलाफ भड़का सके। कई झूठ बोले, कई लोगों को डरा कर अपने पक्ष में कर लिया। धीरे धीरे वो लोगों के नजरों में वापस आ गए। वो शुरुआत से ही कई छोटे मोटे स्टेजेस में जाकर प्रैक्टिस करते, लोगों से मिलकर उन्हें अपने साथ जोड़ते गए, और एक दिन डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े स्टेज पर पहुंच ही गए, और वहां पहुंचकर उन्होंने सबको ऐसा दिखाया जैसे वो उनके जैसे ही आम नागरिक रहे हो। हाँ, ये बात अलग है कि उनके जिंदगी में सारे ऐशो आराम बचपन से थे, और ये सारे तरकीब काम के थे। आखिरकार लोगों ने उनकी बात सुनी और ट्रंप वो इलेक्शन जीत गए। ट्रंप को ज्यादा वोट नहीं मिले थे, फिर भी वो अच्छे से जीते थे और 4 साल के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहे। और फिर जब वो 4 साल बाद अगले चुनाव में हार गए, तब उन्होंने वही किया जो शुरू से करते आए हैं, जीतने के लिए कुछ भी। जैसे कि हम सब ने उन्हें इस वीडियो में बचपन से जाना है, उनके लिए जीतना जरूरी है, और पिछले 4 सालों में उन्होंने वो सब किया जो जीतने के लिए जरूरी था, और अब 2024 में वो वापस प्रेसिडेंट बन गए हैं। वेल, मैं कहूँ तो मुझे पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप बहुत पसंद आए। वो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।